हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की। देखिए डुअल नेचर किस तरह से है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, आप ही देखिए कि हमारे पास लाइट से रिलेटेड या रेडिएशन से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है। आप देखें कि आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो फिनोमेना है इसको हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया वो रेडिएशन को या लाइट को ये मान के किया कि वो वेव है। ये मान के किया कि ये क्या है, लाइट और रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इसका मतलब ये हुआ कि वेव थ्योरी के बेस पर। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी फोटोन थ्योरी भी कहते हैं। क्वांटम या फोटोन एक ही बात होता है कि रेडिएशन को फोटोन मानकर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वेव थ्योरी के बेस पर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर इसको करेंगे क्वांटम थ्योरी के बेस पर तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं क्वांटम थ्योरी में जो भी रेडिएशंस होते हैं उसमें माने आता है कि ये एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में चल रहे हैं, जिनको हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो ये जो होती है ये होती है पार्टिकल थ्योरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट में या रेडिएशन में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव की भी और पार्टिकल की भी। कभी तो जो रेडिएशन है वो बिहेव करते हैं वेव की तरह और कभी बिहेव करते हैं एक पार्टिकल की तरह। इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और इस इफ़ेक्ट को हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट समझिए, देखिए 1887 में सबसे पहले हर्ट्ज़ ने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग नेगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है वो इजीली होने लगता है। उसके बाद उसके एक साल बाद, इसका मतलब 1888 में हॉलबैच ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि अगर एक वैक्यूम ट्यूब लें हम लोग, ये
और इसमें 2 जिंक प्लेट रखते हैं। यहाँ पर वायर्स कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली प्लेट जो है ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी और ये वाली प्लेट जो होगी ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि अगर हम इस पर अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हैं तो नेगेटिव प्लेट पर अल्ट्रा वायलेट रेज डालने पर जो करंट है सर्किट में वो फ्लो होने लगती है, ऐसे ये फ्लो होने लगती है सर्किट में करंट। और अगर डालते हैं पॉजिटिव प्लेट पर तो कोई करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन इसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद 1898 में जे थॉमसन ये आए और जे थॉमसन ने बताया कि जब भी किसी मेटलिक प्लेट पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाया करता है। और उसके बाद 1900 में लेनार्ड ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस नेगेटिव प्लेट पर जब अल्ट्रा वायलेट रेज गिर रही हैं आकर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल्स हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये। और जो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं जिन पर चार्ज कैसा है? माइनस का, ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर लेती है। जब पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर लेती है ये पहुंचते हैं पॉजिटिव प्लेट पर और यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहुँचते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने यहाँ पहुँच जाया करते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाया करता है और इस तरह से करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन ये बताया इसके अलावा कि अगर हम लोग यही अल्ट्रा वायलेट रेज को अगर पॉजिटिव प्लेट पर डालते हैं तो फिर करंट क्यों फ्लो नहीं होती? तो ऐसा इसलिए होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज को डालते हैं इस पॉजिटिव प्लेट पर, इस जिंक प्लेट पर, तो आप देखिए मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं, लेकिन ये वाली प्लेट कैसी है? नेगेटिव। ये भी है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, इस पर भी चार्ज नेगेटिव, तो ये रिपेल हो जाया करते हैं। या बहुत एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट पहुंचते हैं, इसलिए बहुत ही फेबल करंट, बहुत ही वीक करंट फ्लो होती है। लेकिन जैसे ही डालते हैं नेगेटिव प्लेट पर तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट से, सर्किट कंप्लीट हो जाया करता है। इसलिए अगर हम नेगेटिव प्लेट पर हम लोग डालते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज तो करंट एकदम से फ्लो होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर डालते हैं पॉजिटिव प्लेट पर तो फिर ऐसा नहीं होता। इस बात को एक्सप्लेन कर दिया लेनार्ड ने। इस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो ये आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और आप देखिए जो ये करंट फ्लो होती है, ये जो करंट फ्लो हो रही है इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और रेडिएशन या लाइट के इफ़ेक्ट से किसी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का फिनोमेना है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो देखिए
द फिनोमिना ऑफ emission of electrons from metal surface under the influence of light rays is called photoelectric effect. ये होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें ये ध्यान रखिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो करंट होती है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है भाई। ये होता है। सब बातों को समझने से पहले हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन प्रूव कर लेनी चाहिए और वो है आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर ये समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को कोई भी ग्राफ प्लॉट करने में, कोई बात समझने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन of photoelectric effect and Einstein's photoelectric equation। जैसे कि बताया गया कि ये एक मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट में जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन तो और भी हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं जो इस मेटल के वॉल्यूम में कहीं भी बहुत हाई स्पीड, थर्मल स्पीड से मूव कर रहे होंगे। ओके। और आप देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इनका कोलिजन होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का, तो हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हों, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को लेकर ये इस सरफेस से बाहर निकल जाता हो। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा नेगेटिव, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए फ़ौरन ही जो ये मेटल पीस जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर दोबारा से अट्रैक्ट कर लेगा और बाहर जाने से रोक देगा। ये होगा। इसलिए किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं जाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए आइंस्टीन ने (1905) में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इफ न्यू
न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। कहीं पर कोई रेडिएशन या कोई भी लाइट आप डाल रहे हो इस सरफेस पर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि न्यू है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उन्होंने ये कहा कि जो रेडिएशन का या लाइट का प्रोपगेशन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स होगा, और उसको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है उस फोटॉन की एनर्जी का, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप लोग न्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब कि जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होगी, या अगर आप लोग वेवलेंथ को डिक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बात यहाँ से क्लियर होती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी है अगर वो बढ़ती है तो 11th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन AT। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो किस पर डिपेंड करेगी? Q का मतलब एनर्जी जो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, और A का मतलब पर यूनिट एरिया, और T का मतलब पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन I, ये डिपेंड करेगी N, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटरवल। ये इस बात पर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। अगर इस सरफेस के यूनिट एरिया पर सेकंड जितने फोटोन अगर गिर रहे हैं, अगर उनका नंबर डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। अगर उनका नंबर ट्रिपल हो जाएगा तो इंटेंसिटी ट्रिपल हो जाएगी। अगर उनका नंबर हाफ हो जाएगा तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी मेटल के लिए एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसे उसका वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल से फ्री करने के लिए चाहिए होती है। तो W को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये हर मेटल के लिए फिक्स होता है, लेकिन अगर हम मेटल चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब होता है दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस या फ्रॉम मेटल, ये होता है। अब अगर ये सब बातें आपको पता हैं तो अब आप लोग समझ पाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जब भी यहाँ पर सरफेस पर आप रेडिएशन डालोगे या लाइट डालोगे तो क्या होगा कि बहुत सारे फोटोन जो होंगे वो इस सरफेस पर आके टकराएंगे, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन बस एक ही इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखने की है। अब आप समझिए कि अगर आप लोग इस सरफेस पर लाइट डालते हैं तो मान लीजिए ये आपने डाला यहाँ पर लाइट, तो इसका मतलब कोई फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी है E, ये एक फोटोन है
जिसकी एनर्जी है भाई E, ये आया इस तरह से। और आप देखिए कि ये इस इलेक्ट्रॉन ने, जो सरफेस में था इलेक्ट्रॉन, हमने उस इलेक्ट्रॉन की बात करी कि जो बिल्कुल बाहर सरफेस पर रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो रेस्ट मास होता है m0, ये ज़ीरो होता है। इसलिए जैसे ही रेस्ट मास हुआ इसका जो एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया, और जो भी इसकी एनर्जी थी उसको इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जितनी एनर्जी फोटोन की थी, या तो E = h/nu या hc/λ, वो कहाँ पहुँच गई? इलेक्ट्रॉन के पास पहुँच गई। अब वो इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, और उस एनर्जी का एक पार्ट उसने यहाँ से यहाँ तक फ्री होने में कितना चाहिए होता है? W, ये खर्च कर दिया। और जो रिमेनिंग पार्ट था E में से W कम कर जो भी बचा पार्ट, वो मिल गया इसको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो सरफेस पर ही था, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मैक्सिमम होगी। ये होगी ई के या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आप ही सोचेंगे कि मैक्सिमम ये है, तो अलग अलग एनर्जी होंगी जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो हाँ अलग अलग एनर्जी होगी। अगर ये फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब न कर तो ये अंदर पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता मान लीजिए, तो जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन था उसको तो कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये अंदर था तो पहले तो अंदर से यहाँ तक आएगा सरफेस तक, और फिर फ्री होने के लिए W एनर्जी से और चाहिए, ठीक है ना। तो जो अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए E के जो होगा वो कम हो जाएगा फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो उसका कितनी है? h/nu एनर्जी है या hc/λ एनर्जी है, उसी में से दोनों काम होने हैं। अगर इसके अंदर से सरफेस तक आने में कुछ और एनर्जी खर्च हो जाती है तो E के कम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जितने आप लोग फोटोन डालते हैं, कुछ फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर ही कोलिजन में पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाया करती है, तो बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो उसकी कितनी एनर्जी होगी? उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी ज़ीरो। इसलिए ज़ीरो मिनिमम एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और मैक्सिमम कितनी होती है? E के। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ इस बात को कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये कितनी होती है? ज़ीरो। इसका मतलब रेंज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उसकी रेंज क्या है? रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहेंगे ज़ीरो से और E के है, इस रेंज के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ज़ीरो के भी यानी बस जस्ट सरफेस तक आ पाए, और E के भी निकलते हैं। इसका मतलब कि ज़ीरो से E के, मान लीजिए मैं कहूँ E की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ज़ीरो से लेके और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का हर फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल सकता है, ठीक है भाई। तो ये होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो निकलेगा सरफेस से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं कितनी होगी। तो आप देखिए, आप लिखेंगे कि ये पूरा फिनोमेना बताने के बाद कि अगर इफ़ E सफिक्स के बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, from the surface of metal, then from the law of conservation of energy
जो एच न्यू होगा या जो ई होगा वो दो कामों में वेस्ट हो रहा है, एक तो डब्ल्यू और बाकी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा उससे दो काम हो रहे हैं, एक तो डब्ल्यू यानी कि वो फ्री हो रहा है इस मेटल सरफेस से, और दूसरा उसको मिल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई सफिक्स के। तो यहाँ से आप निकालेंगे ई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए दो पार्ट में ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि ई के इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा ई माइनस डब्लू, ई के इज इक्वल टू होगा ई माइनस डब्लू। अब ई के पुट कर दिए एच न्यू और यहाँ पुट कर दिए एस सी अपॉन लैम्डा, तो हो जाएगा ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू या ई के इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू। ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, ये भी और ये भी। अब आप देखिए, आप ये करते हैं कि अगर हम लोग जो रेडिएशन है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं और कम करते करते उसे न्यू नॉट के इक्वल कर देते हैं, और न्यू नॉट ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो भी जीरो हो जाया करती है, यानी सरफेस से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना बंद हो जाया करता है। आप लिखेंगे कि इफ़ न्यू इज़ डिक्रीज्ड and nu becomes nu naught when ek becomes 0, तो क्या होगा, तो फ्रॉम दिस यहाँ से क्या लिखेंगे, E कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एच न्यू की जगह न्यू नॉट माइनस डब्लू। तो यहाँ से वर्क फंक्शन W निकल आएगा, जो यहाँ से वर्क फंक्शन आएगा W ये हो जाएगा एच न्यू नॉट। ये फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन का, ध्यान रखिएगा W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को कि एच प्लैंक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप लोग लैम्डा को इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ई के 0 हो जाएगा। आप लिखेंगे इस तरह से कि इफ़ लैम्डा इज इंक्रीज्ड एंड लैम्डा की जो वैल्यू है ये हो जाती है लैम्डा नॉट, कब, व्हेन ई के इज इक्वल टू 0, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 हो जाती है, सरफेस से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बंद कर देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना बंद हो जाया करता है। तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 0 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट माइनस डब्लू। तो यहाँ से W निकल आएगा, वर्क फंक्शन निकल के आएगा, वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये निकल के आ जाएगा, जहाँ पर न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए और लैम्डा नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। आप लिखेंगे कि वेयर न्यू नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड frequency that is minimum frequency for photoelectric emission। ये होगा, और लैम्डा नॉट ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, that is maximum wavelength for photoelectric emission।
ये है। अगर आप चाहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो तो उसके लिए न्यू की जो वैल्यू है न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट से कम होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग जो वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें अगर इसमें तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ वर्क फंक्शन, पुटिंग वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन क्या होगा देखिए, यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये एक फॉर्मूला मिलेगा हम लोगों को। ओके, और अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ई के इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ रही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मैंने अब तक एक्सप्रेशन ड्राइव किए हैं, ये जहाँ पर ई के लिखा हुआ है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये निकल के आता है। अब ई के है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं ये मानूँ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास है m, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है अगर ये है v मैक्सिमम, तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ई के, वो कितनी होगी, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। आप लिखेंगे इफ़ m बी द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड v maximum be its maximum speed, then ek is equal to half mv maximum square, ये हो जाएगा। putting this value in 1, तो हो जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इक्वेशन हमारे पास आती है और यही इक्वेशन आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। दिस इज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को आप समझ लेंगे तो फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो ऑब्ज़र्वेशन थे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्ज़र्वेशन, उनको डिस्कस करेंगे और जो थ्योरी बताई हुई है इस थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए इस थ्योरी को समझकर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।